नमस्कार सभी को। दोस्तों, जिस तरीके से दिल्ली के दिल लाल किले के पास एक भीषण कार ब्लास्ट हुआ है, उसने पूरे देश को स्तब्ध कर दिया है। और अब तक आपने इस घटना से जुड़ी हुई बहुत सारी न्यूज़ सोशल मीडिया से लेके तमाम मीडिया चैनल्स पे देखा होगा। इनिशियली इस पे थोड़ा सा डाउट था कि ये बस एक कार ब्लास्ट है या इसके पीछे कोई टेररिस्ट एंगल भी है। लेकिन जिस तरीके से हमारी सरकार और जांच एजेंसियां एक्टिव हुई हैं, जिस तरीके से दिल्ली में बहुत सारी जगहों पे छापेमारी हो रही है, गिरफ्तारियां हो रही हैं और इसके लिंक फरीदाबाद से भी जोड़े जा रहे हैं, तो चांसेस बहुत हाई है कि ये सिर्फ एक हादसा नहीं है। दरअसल ये एक वाकया है जिसका टाइमिंग, जिसकी लोकेशन और इससे जुड़े हुए जो भी लिंक है, चाहे हम फरीदाबाद की बात करें या फिर पुलवामा की बात करें, ये सारे पॉइंट्स मिलके एक बड़े आतंकवादी साजिश की ओर इशारा कर रहे हैं, जो हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज खड़ा करता है। अब थोड़ा सा हम घटना की क्रोनोलॉजी को समझ लेते हैं। देखिए, कल शाम यानी कि 10 नवंबर की शाम को लगभग 7 बजे के आसपास ये ब्लास्ट हुआ और इसकी लोकेशन लाल किले से महज 300 मीटर दूर जो लाल किला मेट्रो स्टेशन का गेट नंबर 1 है, उसके आसपास हुई। ये इलाका जनरली जो टूरिस्ट आते हैं या जो स्थानीय लोग होते हैं, उनकी भारी भीड़ से भरा रहता है और इसमें एक धीमी गति से चलती हुई कार में अचानक से जोरदार धमाका होता है। और आई विटनेसेस के बयान बताते हैं कि इसकी आवाज़ इतनी तेज थी कि दूर दूर तक लोगों में दहशत फैल गई। मेट्रो स्टेशन के शीशे तक टूट गए, आसपास की 3-4 गाड़ियां इसकी चपेट में आके जल गईं। और शुरुआती घंटे में जो कैजुअलिटी की खबर आ रही है, पहले 8 आ रही थी, फिर 10 आ रही, लेकिन अभी भी आधिकारिक तौर से नहीं कह सकते हैं कि इसमें कितनी जानें हमने खोई हैं। लेकिन इस घटना से अभी एक चीज़ तो क्लियर है कि कम से कम 10 से ज़्यादा लोगों की ही इसमें दुखद मृत्यु हो चुकी है और 20 से ज़्यादा लोगों के घायल होने की इसमें खबर भी आ रही है, जिनका इलाज एलएनजेपी हॉस्पिटल में चल रहा है। और दोस्तों, लाल किला केवल एक इमारत या केवल इतिहास का प्रतीक नहीं है, ये भारत का लोकतंत्र, भारत की जो संप्रभुता है, जो हमारा राष्ट्रीय गौरव है, उन सब का प्रतीक है। और इसीलिए हर साल 15 अगस्त को देश के प्रधानमंत्री यहाँ से राष्ट्र को संबोधित करते हैं। और इस अल्ट्रा सेंसिटिव जोन में इसके इतने करीब लगभग 300 मीटर की दूरी पे एक चलती कार में धमाका होना एक तरीके से हमारी सुरक्षा घेरे के टूटने का संकेत है। अगर ये आतंकी हमला सिद्ध होता है, जिसके चांसेस बहुत हाई है, तो एक तरीके से इसका सिंबॉलिक मीनिंग ये है कि आतंकवादियों ने सीधे भारत के हृदय पर अटैक किया है। देश की राजधानी में, वो भी लाल किले के पास, किसी भी आतंकवादी गतिविधि का सफल होना दुनिया भर में ये संदेश देता है कि भारत अपनी राजधानी को भी सुरक्षित नहीं रख पा रहा है। और यही कारण है कि आप देखोगे इस घटना को लेके सरकार और सुरक्षा एजेंसियों में बहुत ज़्यादा तत्परता भी देखी जा रही है। और जैसा कि हम जानते हैं, दिल्ली पुलिस सीधे केंद्रीय गृह मंत्रालय यानी अमित शाह के अंडर काम करती है, क्योंकि आपको पता है दिल्ली क्वासी स्टेट है जहां पे सुरक्षा की जिम्मेदारी केंद्र की होती है। इसीलिए गृह मंत्री घटना के तुरंत बाद घटनास्थल पर पहुंचे हैं, घायलों से मिले हैं और यहां तक कि हॉस्पिटल के अंदर ही दिल्ली पुलिस कमिश्नर के साथ उन्होंने मीटिंग की है। ये सारी चीजें दिखा रही है कि सरकार इसको हाईएस्ट लेवल पे ले रही है। और अगर ये महज एक सीएनजी ब्लास्ट होता तो शायद इतनी प्रतिक्रिया आती भी नहीं। एनएसजी की टीमों का मौके पे पहुंचना, फॉरेंसिक टीम का गहनता से जांच करना, ये सारे कदम दिखा रहे हैं कि बहुत ज्यादा हाई चांस है कि इसमें कोई ना कोई टेरर एंगल जरूर है। हालांकि जांच जो है वो अभी दोनों संभावनाओं पे चल रही है। पहली संभावना जो है वो है टेक्निकल फॉल्ट का, कि क्या कार में कोई सीएनजी सिलेंडर या कोई तकनीकी गड़बड़ी की वजह से ब्लास्ट हुआ। और दूसरी संभावना टेरर इन्वेस्टिगेशन पे बेस्ड है, जिसमें एजेंसियां घटनास्थल पे जो भी मलबे मिले हैं, कार के टुकड़े मिले हैं, उनका केमिकल एनालिसिस कर रही है। विस्फोट का नेचर क्या था, क्या यहाँ पे कोई आरडीएक्स था या किसी तरीके का शार्पनर यानी कि कील या तार का प्रयोग किया गया था। अब इन सारी चीजों का पता तो पोस्टमार्टम और फॉरेंसिक रिपोर्ट जब आ जाएगी तभी चलेगा। लेकिन ये भी देखा जा रहा है कि जहां पे धमाका हुआ है वहां सड़क पर कोई क्रेटर या गड्ढा नहीं बना है। और जनरली होता क्या है कि जब इस तरीके का बहुत हाई वॉल्यूम का ब्लास्ट होता है तो जहां पे ब्लास्ट होता है वहां पे गड्ढा भी बनता है, जो इस केस में नहीं देखने को मिल रहा है। लेकिन इस घटना को टेरर एंगल से जोड़ के देखने का जो सबसे मजबूत आधार है वो ये है कि इस ब्लास्ट से ठीक पहले भारी मात्रा में विस्फोटक सामग्री बरामद हुई। सुरक्षा एजेंसियां, विशेष तौर पे जम्मू कश्मीर पुलिस और हरियाणा और यूपी की पुलिस के समन्वय ने एक इंटर स्टेट ऑपरेशन किया था, जिसमें फरीदाबाद के डॉक्टर मुजम्मिल शकील को गिरफ्तार किया गया, जिसके पास से 360 किलोग्राम से ज्यादा के विस्फोटक मिले। इसके अलावा लखनऊ से एक महिला डॉक्टर शाहीन की भी गिरफ्तारी हुई, जिसके पास AK-47 राइफल और कारतूस भी जब्त किए गए। तो कुल मिला के एजेंसियों ने 2900 किलोग्राम से ज्यादा का अमोनियम नाइट्रेट और जो दूसरे आईईडी मेकिंग कंपोनेंट्स हैं उसको जब्त किया है। अमोनियम नाइट्रेट लो कॉस्ट हाई इंपैक्ट आतंकी हमलों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और ये गिरफ्तारियां दिखा रही हैं जिस तरीके से लखनऊ के अंदर, फरीदाबाद के अंदर, वो भी जो व्हाइट कॉलर लोग हैं यानी कि जो डॉक्टर हैं, जॉब कर रहे हैं, उनकी बात हो रही है। ये लोग आतंकवादी गतिविधियों में एक्टिव हैं। ये चीज दिखा रहा है कि आतंकवादी संगठनों ने अब काफी हद तक अपनी रणनीति बदल दी है। उनका ध्यान अब केवल कश्मीर घाटी में आतंकवाद फैलाने तक सीमित नहीं है। वो पढ़े लिखे शिक्षित लोगों को और जो स्थानीय ओवरग्राउंड वर्कर्स हैं उनका इस्तेमाल करके अपनी जड़ों को दिल्ली, हरियाणा और यूपी जैसे जो हमारे नेशनल कैपिटल के रीजन है वहां पे फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। ये जो 2900 किलोग्राम का विस्फोटक सामान हमने पकड़ा है,
अगर ये दिल्ली, मुंबई या किसी अन्य शहर में इस्तेमाल होता तो आप समझिए ये देश का सबसे बड़ा आतंकी त्रासदी बन सकता था। एजेंसियों ने इसको रोक के एक बड़ी सफलता तो हासिल की है, लेकिन लाल किले के पास जिस तरीके से ब्लास्ट हुआ वो कहीं ना कहीं हमारी सुरक्षा एजेंसियों के लिए भी एक चेतावनी है कि खतरे का एक छोटा हिस्सा भी इतना इम्पैक्ट डाल सकता है। और अभी से ही इसको बहुत सारी मीडिया हाउसेस और सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स भारत और पाकिस्तान के बीच में जो मौजूदा तनावपूर्ण संबंध है उसकी पृष्ठभूमि में भी देख रहे हैं, क्योंकि आपको पता है हाल ही में जो कश्मीर में आतंकी हमला हुआ था उसके बाद भारत ने ऑपरेशन सिंदूर किया। इससे तनाव और बढ़ा हुआ है और चांसेस ये भी हैं कि इस तरीके के हाइब्रिड अटैक में पाकिस्तान के जो आतंकी संगठन है, कोई भी हो सकता है उनमें से, उनका कोई बड़ा हाथ हो। हालांकि अभी तक इसका क्लेम किसी ने नहीं किया है, लेकिन अगर भारत अपनी जांच के बाद इसको आतंकी हमला घोषित करता है तो फिर भारत को पाकिस्तान के खिलाफ कोई ठोस कार्रवाई भी करनी होगी, जैसा कि हमने ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पे किया था। क्योंकि जब भारत पे इस तरीके के आतंकी हमले होते हैं तो हम अपने अपनों को तो खोते ही हैं, लेकिन इसके अलावा भी इसका लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट रह जाता है। राजधानी में जब सुरक्षा उल्लंघन का खतरा होता है तो फिर विदेशी निवेशक या फिर विदेशी व्यापारी भी यहाँ पे व्यापार करने या निवेश करने में डरते हैं और हमारी जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है उसकी इमेज को भी नुकसान पहुंचता है। लाल किला और पुरानी दिल्ली का क्षेत्र पर्यटन के लिए मशहूर है, पूरी दुनिया भर से लोग यहाँ पे आते हैं। ऐसे हमलों से हमारा जो पर्यटन है वो भी भारी नुकसान झेलता है और फिर इवेंचुअली हमें अपनी सुरक्षा और इंटेलिजेंस के लिए और ज़्यादा पैसे खर्चने होते हैं, जो कहीं ना कहीं हमारी विकास परियोजनाओं से ही कटता है। इसीलिए ये घटना हमारी सुरक्षा एजेंसियों के लिए भी एक वेकअप कॉल है कि क्या इंटेलिजेंस एजेंसियों के बीच तालमेल में कोई कमी थी, क्योंकि 2900 किलो विस्फोटक बरामद होने के बावजूद ये ब्लास्ट कैसे हुआ। और सबसे बड़ी बात यह है कि आतंकवाद अब सीधे मिलिट्री ऑपरेशन जैसा नहीं है, ये डॉक्टर, इंजीनियर या समाज के किसी भी अन्य वर्ग का इस्तेमाल कर रहा है। सुरक्षा एजेंसियों को अब केवल बॉर्डर सिक्योरिटी पर नहीं बल्कि जो हमारी डोमेस्टिक रेडिकलाइजेशन है और जो साइबर स्पेस में आतंकी फंडिंग हो रही है उसको भी रोकना होगा, उस पर भी ध्यान देना होगा। और कहीं ना कहीं जो भी एंटी टेररिज्म एक्टिविटी है उसको रोकने के लिए आम जनता की भी भागीदारी जरूरी है। लोगों को किसी भी संदिग्ध गतिविधियों की रिपोर्ट करने के लिए हमारी सरकार को प्रोत्साहित करना होगा, जिससे एक कम्युनिटी इंटेलिजेंस को डेवलप किया जा सके और आज समय की यही मांग है। और भारत की संप्रभुता का जो प्रतीक माना जाता है लाल किला, उसके पास इतना बड़ा ब्लास्ट होना हमें कहीं ना कहीं एक बड़ा सवाल देता है कि जब हमारी सुरक्षा एजेंसियां एक साथ 2900 किलो विस्फोटक जब्त करके एक बड़ी त्रासदी को टाल सकती हैं, तो क्या ये जो छोटा ब्लास्ट हुआ है ये आतंकवादियों की कहीं ना कहीं हताशा है, या अभी इससे भी बड़ी कोई कॉन्स्पिरेसी चल रही है जिसको अर्बन वारफेयर के रूप में भारत के कई शहरों में फैलाने की कोशिश की जा रही है। और अब सवाल ये है कि एक राष्ट्र के रूप में इस चुनौती का सामना हम कैसे करेंगे। अंत में बस इतना कहना है कि इस समय देश को एकजुट रहने की जरूरत है, हमें पैनिक होने से बचना चाहिए, सतर्कता बनाए रखनी चाहिए और जब तक सरकार की ओर से कोई आधिकारिक जांच रिपोर्ट सामने नहीं आती है तब तक हमें किसी भी फेक न्यूज या किसी भी कंक्लूजन से बचना चाहिए।